नमस्कार और संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जुड़ रहे हैं हमसे, श्री जुनैद कुरैशी जी, जो डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। वो एफसास इसको कहा जाता है। एफसास एक ईयू एक्रेडिटेड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो नेदरलैंड्स में बेस्ड है। जुनैद जी श्रीनगर में उसका ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, तो अब वो श्रीनगर में बेस्ड हैं। और इनकी कोर स्पेशलाइजेशन एफसास की, और मैंने जितना इनको पढ़ा है जुनैद जी की भी, इंडो पाक रिलेशंस, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन। बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं। जियो पॉलिटिक्स पे इनकी कमाल की पकड़ है। तो आज हम वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू जुनैद जी, वेलकम टू संवाद। शुक्रिया जी। आपने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। इतनी तारीफ के मैं लायक नहीं हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी ऑन योर शो। जुनैद जी, पिछले कुछ दिनों में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू बी वेरी स्पेसिफिक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुई, लाइव फायरिंग हुई। सुनने में आ रहा है कि 12 लोग वहां मारे गए उस फायरिंग में। प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट्स को लेकर के एक जॉइंट जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी थी जो एक प्रोटेस्ट लीड कर रहा था। ये 23 में, 23 में, 2023 में भी हमने ऐसी प्रोटेस्ट के बारे में सुना था। 2024 के प्रोटेस्ट के भी बारे में सुना था कि ये फंडामेंटल नीड्स को लेकर के भी होते हैं कि आटे का दाम, बिजली की रिक्वायरमेंट, उसका दाम मिलता नहीं है पूरा। एग्जैक्टली है कि इज इट ओनली अबाउट आटा और बिजली, और देयर समथिंग मोर, फार मोर डीपर एंड फार मोर सिनिस्टर बिहाइंड दिस? देखें, इसमें ये चीज़ है कि जिस तरह आपने कहा, ये कोई 2 साल पहले भी हुए थे। और उस वक़्त ये मतलब उस वक़्त मांग, जो मेन मांगे थी, वो थी सब्सिडी ऑन फूड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात यह है कि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी पीओके में जनरेट होती है, वो इस्लामाबाद के ग्रिड स्टेशन से होते होते ट्रिपल प्राइस या 4 गुना प्राइस पे वापस बेची जाती है पीओके के लोगों को। पीओके के लोगों की जो मतलब नीड है, वो तकरीबन 350 400 मेगावाट है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि हम जब पीओके की बात करते हैं ना, हम उस बेल्ट की बात करते हैं जो जम्मू और थोड़ा बहुत वैली का हिस्सा है। बट ये बहुत गलत है हमारा ये करना। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा एरिया जो बेसिकली लद्दाख का हिस्सा रहा था, एंड अकॉर्डिंग टू सम, मतलब टिबेटन प्लाटो, तिब्बत का हिस्सा लद्दाख है, लद्दाख फिर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, या वाइस वर्सा। हम्म। हम ये कहते हैं कि तिब्बत लद्दाख का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान जो है, पाकिस्तानियों ने 49 में जो कराची एग्रीमेंट साइन की थी, तो हम्म। उन्होंने उसमें गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को अलग कर दिया, दो एंटिटीज बना दिया। तो हमारी ये गलती रही है कि हम जब पीओके की बात करते हैं, हम सिर्फ उस पट्टी की बात करते हैं और हम्म। गिलगित बल्तिस्तान को हम भूल जाते हैं। जी। अब आप ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान की जो पावर पोटेंशियल है, वो हम्म। 52,000 मेगावाट है। 52,000। और पीओके के लोगों की जरूरत 400 450 है। तो हालांकि ये उस वक्त आटे, सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, लेकिन देखें, 2 साल के बाद ये प्रोटेस्ट फिर से हुए। हम्म। बेसिक मसला ये है कि देखें, आपकी और मेरी अगर एक फंडामेंटल एम्बेडेड रिलेशनशिप में एक एंड्यूरिंग इम्बैलेंस है, हम्म। तो आप और मैं उस वक्त वक्ती तौर पे हम लड़ाई कर सकते हैं कि आपने अपना गेट थोड़ा आगे कर दिया, आपने गाड़ी यहाँ क्यों तो ये सिम्टम्स है। बट बेसिक इश्यू जो पीओके के लोगों का ये है कि जो उनकी सिविल लिबर्टीज है, हम्म। सिविल लिबर्टीज उनकी, उन पे बहुत ज्यादा रोक है पाकिस्तान इस एरिया को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स हैं, यूएन की रिपोर्ट्स हैं, ईयू की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान इस एरिया को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है। तो हम्म। चाहे इस वक्त वो इश्यूज आटे, बिजली, पानी पे निकल रहे हों, हम्म। एसेंशियली एम्बेडेड इशू ये है कि लोग अपनी सिविल लिबर्टीज को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, और पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हमें आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप दे। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे इश्यूज भी थे जो उन चीजों से बहुत रिलेटेड थे, जैसे जो रेफ्यूजी सीटें हैं, हम्म। जो मुहाजिर की सीटें हैं, जो 12 असेंबली की सीटें हैं पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर असेंबली में। वो देखें,
अब बात यह है, कोई रेफ्यूजी जम्मू से गया है 47 में, वो बस गया है कराची में, जी। वो 800-900 वोट लेके कराची की मतलब कराची से वो इलेक्शन जीत के असेंबली में जाता है। हम्म। उसका ना स्टेक है पीओके में, ओके। ना उसका स्किन इन द गेम है। तो ये 12 सीटें जो हैं ये इस्तेमाल होती है डेमोक्रेसी को डाइवर्ट करने के लिए। तो इस दफा अवामी एक्शन कमेटी की एक मांग ये भी थी कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए। ये उन लोगों की सीटें हैं जो लोग यहां रहते हैं, जिनके पास स्किन इन द गेम है। हम्म। ये आप कराची में, इस्लामाबाद में रहने वालों को, जिनके बाप दादा 47 में आए थे और जो 800-900 वोट लेके जीत जाते हैं, ये आप हम्म। डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो इशू मेनली यही है, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे, कि जो लोगों के वहां जो हकूक हैं, जो डेमोक्रेसी है, वो वहां पर नॉन एग्जिस्टेंट है। हम्म। तो लोग वक्तन वक्तन इन चीजों की वजह से बाहर निकल आते हैं। जी। मैंने आपको कहीं और भी सुना, किसी एक दूसरे इंटरव्यू में मैं आपको सुन रहा था। और ये प्रोटेस्ट को भी मैं जब थोड़ा पढ़ रहा था तो इसमें मैंने देखा कि इसमें एक एयरपोर्ट की मांग भी थी कि एयरपोर्ट हाँ। बनाया जाए। मैंने आपको सुना पहले, बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है टाइम्स की, रेलवे स्टेशन की, मेडिकल कॉलेजेस की। तो एक्चुअली वहाँ ग्राउंड की सिचुएशन जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो बिल्कुल वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अभी? क्या जेन्युइनली एयरपोर्ट नहीं है? देखें, ये दिस इज अबाउट मतलब विंडो ड्रेसिंग। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो एयरपोर्ट है, हम्म। दोनों नॉन फंक्शनल है। तो ना नहीं वहाँ, है। लेकिन तो अब आप दुनिया को बताने के लिए जी। ये कह सकते हैं कि हमने दो एयरपोर्ट तो खोल के रखे हैं, बट नॉन फंक्शनल है। वहां ना जहाज उतरते हैं ना वहां से उड़ते हैं। जी। तो जिसको भी पाकिस्तान जो भी वहां जाएगा, उसको रावलपिंडी या इस्लामाबाद में उतरना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा करीब है। तो एयरपोर्ट, फंक्शनल एयरपोर्ट पीओके में 47 से लेके आज तक कोई भी नहीं है। ट्रेन कनेक्टिविटी पीओके में नहीं है, एक भी ट्रेन स्टेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की मैंने बात की थी, जी। देखें, अब सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो है ये पीओके में, ये बना था 2011 में। अब इसमें भी फर्क है, जैसे कि पुंछ मेडिकल कॉलेज है। ठीक हम्म। है, पुंछ मेडिकल कॉलेज की अपनी कैंपस नहीं है। ओके। ठीक। तो ये 2012 में बना था, इसकी अपनी कैंपस नहीं है, और इसकी फैसिलिटीज जो है वो एक गवर्नमेंट रन पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वहां हम्म। पर इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। तो आप पेपर पे ये कह सकते हैं हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है, बट उसकी अपनी कैंपस नहीं है। जी। फिर एक ये क्या कहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया था 2011 में, आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज। ये बेसिकली बनाया गया था, नेसेसरी ये था, फॉलोइंग दी 2005 अर्थक्वेक। तो ये समझ आया था, क्योंकि एक्सपोज हो गया था उस वक्त कि हम्म। एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। जी। अब इसको आप आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज कहते हैं, जो आपने 2011 में बनाया है, जस्ट बिकॉज अर्थक्वेक हुआ था, आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं थे। लेकिन इसमें भी इश्यूज है। इस कॉलेज में 550 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और हम्म। इस कॉलेज में फाइन आर्ट्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो आपने इसका नाम जरूर रखा है मेडिकल कॉलेज, जी। बट आप इसमें फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, चले मैथमेटिक्स को मैं समझ लेता हूं, दैट्स मे बी रिलेटेड अ बिट, बट कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा रहे हैं। अब 550 स्टूडेंट्स में कितने सच में मेडिकल प्रोफेशन में हैं, ट्रू। नोबडी नोस। ट्रू। तो देखिए, इसको इसको मैंने पिछली दफा भी कहीं पर कहा था, अगर आप, ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन इसलिए हुई थी कि 74 में हम्म। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक एक्ट, एक सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर, ओके। इसको कहते हैं दी आजाद जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1974। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर, जिस तरह पाकिस्तान इस खित्ते को पुकारते हैं। मेरे लिए तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बट इसमें इन्होंने क्या किया कि ये ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की गई इस्लामाबाद में, एंड हम्म। इमेजिन, आजाद कश्मीर की असेंबली में ये विदाउट एनी डेलिब्रेशन पास हुई है, अच्छा। एनी डेलिब्रेशन एट ऑल। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में
आजाद कश्मीर की बेसिकली जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एक किस्म का एक सेनेट बनाया गया है। एक है कश्मीर काउंसिल, जिसके चेयर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। और हम्म, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, जिसके चेयर जो है एक फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, अब बात यह है कि देखें, 52 सब्जेक्ट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन हम्म, require the approval of either the Kashmir Council या the Ministry of Kashmir Affairs। ओके। तो आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, आपकी जी। असेंबली बिल्कुल ही डिफंक्ट है। हम्म। उसके बाद ये है कि आप असेंबली के अंदर आप इलेक्शन तब तक नहीं लड़ सकते हैं जब तक आप ये ओथ नहीं लेंगे कि आप यू आर लॉयल टू द आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान। ओके। अब आप इमेजिन ये करें कि आपने एक खित्ते को आजाद जम्मू कश्मीर नाम जी। दिया है, बट वहां पर नौकरी करने के लिए, असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए आपने ये ओथ उठानी है और एक बॉन्ड साइन करना है कि यू आर लॉयल टू द आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान। व्हेन दिस डिड इज दिस, इन देयर। ये एक्सेशन हुआ कब? एक्सेशन नहीं हुआ ना। तो जी। यही तो मसला है। देखें, प्रीएम्बल ये कहता है, जी। the preamble says, whereas Jammu Kashmir's future status will be decided according to the UN Security Council resolutions वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 7 में ये लिखा गया है कि आप असेंबली के मेंबर या नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी हम्म, अलाउड टू ऑपरेट इन दिस एरिया हम्म, if it does propagate any ideas against the accession of Jammu and Kashmir to Pakistan। हम्म, गवर्नमेंट नौकरी नौकरी करना इस खित्ते में, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, मिनिस्टर बनना, असेंबली का मेंबर बनना, स्पीकर बनना, प्रेसिडेंट बनना, वट एवर यू हैव। जी। इस और ये मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जस्ट गो ऑन इंटरनेट, यू विल फाइंड दी 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर एंड यू कैन रीड दिस। अच्छा, 13 अमेंडमेंट हुई 2023 में, which limited a bit of the powers, but just before 2023, हम्म, uh, under section 56, any government in Islamabad could dismiss any government or legislative assembly in Azad Kashmir, irrespective of the fact whether they hold a majority or not। सो एक 13 अमेंडमेंट हुई जो 2023 के जो जलूस थे उसकी कॉन्सिक्वेंस में, जिसने इन पावर्स को थोड़ा लिमिट किया, बट स्टिल इट इज रूल्ड बाय कश्मीर मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर्स एंड अ कश्मीर काउंसिल। उसके बाद यह है कि देखें, जिस तरह यहां पर कश्मीर में वी हैव पावरफुल पीपल, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट जो भी है, लेकिन देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर कश्मीरी है। हम्म, हमने उनको चुना है, गलत चुना है सही चुना है एक अलग बहस है, जी। बट जी। चुना है। इसी तरह हमारे चीफ जस्टिस, कोर्ट वगैरह ये। अब बात यह है कि वहां पर मसला यह है कि आप बेसिकली यू आर रूल्ड, आजाद कश्मीर और पीओके इज रूल्ड बाय 4 लेंट ऑफिसर्स। ओके। तो लेंट ऑफिसर्स इसको रूल इसलिए करते हैं, व्हाई आर दे कॉल्ड लेंट ऑफिसर्स? दे आर हम्म, बेसिकली कॉल्ड लेंट ऑफिसर्स बिकॉज दे आर लेंट फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके। तो और वो है चीफ सेक्रेटरी विच इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन देयर। देन यू हैव द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर हेल्थ एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी। सो हेल्थ आपका वहां पर इस्लामाबाद का नुमाइंदा उसको चलाता हम्म, है। इंस्पेक्टर जनरल द हाईएस्ट हम्म, पोस्ट ऑफ द पुलिस, chief secretary the highest administrative post, and then the finance secretary which relates to हम्म, finance। तो ये सारा 4 आदमी अपॉइंट होते हैं इस्लामाबाद से, जो ये चीजें चलाते हैं। और फिर मतलब ऐसे ये कहा जाता है कि जो जहां तक मिलिट्री सिचुएशन है डिफेंस की, वो जीओसी मरी चलाते हैं। तो पीओके में किसी किस्म की डेमोक्रेटिक हम्म, फ्रीडम या फंडामेंटल राइट लोगों को नहीं है, और वो कभी फिर मतलब आटा, बिजली, ये सारी चीजें जी। उससे रिलेटेड। जी। अब अब बहुत से लोग देखें, आपके और मेरे लिए शायद आटे से ज्यादा जरूरी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी के लिए जो जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसकी यही मांग
जी आटे की मांग से निकलती है या बिजली की मांग से निकलती है। बट हमें और दुनिया को, हम सबको ये समझने की जरूरत है। और मैं बहुत हैरान हूं, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। मैंने तो यहाँ पर, मैं श्रीनगर में एक ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो मैंने तो यहाँ पर कहा भी था, एंड आई एक्चुअली प्रपोज्ड इट टू अ फ्यू पीपल। मैंने कहा यार हमें चाहिए, हाँ, पीओके के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए हमें कोई यहाँ पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई कॉन्फ्रेंस कुछ करना जी। चाहिए। बट हमने वैसा नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब अमूमन लोगों को यहाँ पर उस एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है। और बहुत से लोग गलत फहमी में शिकार हैं, क्योंकि हमने ये इसको नॉर्मलाइज कर दिया। देखिए, मैंने आपको कहा कि इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, बट क्योंकि हर जगह आजाद कश्मीर एक्ट, आजाद कश्मीर असेंबली, हम्म ये सारा इस्तेमाल होता है, हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि जी हम्म। वो एक आजाद हिस्सा है कश्मीर का, हालांकि वो ऑक्यूपाइड हिस्सा है। तो जी। इस इसमें बहुत जरूरी है लोगों को ये समझाने की कि वहां के हालात क्या है। अब इसी बात को मैं जब आपकी बातें सुन रहा था कि जी, एकदम एब्सोल्यूट लैक ऑफ डेमोक्रेसी बहुत क्लियर है कि असेंबली भी वहाँ है, पर वो एक तरह से डिफंक्ट नॉन फंक्शनल असेंबली है, ऑन पेपर है खाली। तो इसके पीछे ये पाकिस्तान की सोच क्या रही है कि अगर इस तरह से डिप्राइव करते रहेंगे ऐसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो कहने को ही है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, बट फिर भी जो एक प्रिटेंस है डेमोक्रेसी का वो भी वो पीओके में नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या पर्पस उनका सॉल्व होता है? देखिए, इससे जो इनका पर्पस शुरू में रहा था, वो जी। पर्पस ये रहा था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, और ये सारी एक्शंस जो हैं ये उसी लिए हुई हैं। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि यहाँ पर कभी ना कभी एक प्लेबिसाइट होगा। जी। इसीलिए ये दोनों चीजें इकट्ठी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में 74 में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट रूल को एब्रोगेट कर दिया। तो हम्म मतलब 74 से गिलगित बल्तिस्तान में एक इन्फ्लक्स हुआ है पठान और पंजाबियों का, जो वहां सेटल हो गया। हम्म जिस तरह के आपको पता है, आई एम नॉट, मतलब वी कैन डिबेट हाउ रेलेवेंट अ प्लेबिसिट इज टुडे, बट द होल थिंग इज, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टाइम, उस वक्त ये क्योंकि फ्लक्स में हुआ था, तो हम्म। लोगों को ये था कि नहीं भाई, यहां पर कभी ना कभी कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले वो 49 में एक चीज की कि कश्मीर को मजीद डिवाइड कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को। उसके बाद 74 में स्टेट सब्जेक्ट रूल हटा दिया वहां से। उसके बाद यहां पर क्योंकि फिर भी उससे पहले यहां पर आजादी की आवाजें उठती थी, आपको पता है बहुत से जो तंजीमें थी वो हम्म पीओके में बेस थी, जो हम्म मतलब बंदूक भी उठा रही थी या कश्मीर की मतलब आज़ादी की भी बात कर रही थी, मुख्तलिफ थी, अल-फतह थी, मुख्तलिफ जमातें थी वहां पर। और 74 में ये कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हो गया, जिससे रिस्ट्रिक्शंस लोगों पे पड़ गई कि इस सोच को ही खत्म कर दिया जाए कि यहां पर पाकिस्तान के अलावा कोई और ऑप्शन है। आज हम्म आप यही देखें ना, इस सोच का असर हुआ है। असर क्या हुआ है, आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वहां डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं, हम्म लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी भी सोच है जो ये कहती है कि जी हमें पाकिस्तान का प्रोविंस बना दिया जाए। अब ये सोच उनकी इंडिपेंडेंट कितनी है, या सच में वो इस सोच को कितना मानते हैं, या इसमें पाकिस्तान के जो 80 साल से हम्म एक नैरेटिव बिल्ड वहां पर किया गया है, इन्फ्लक्स ऑफ पठान और पंजाबी ले गए हैं वहां पर, उससे ये सोच कितनी ताल्लुक रखती है, ये एक एक रिसर्च टॉपिक है। तो हम्म पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि वट एवर चांस ऑफ, यू नो, पॉसिबल प्लेबिसाइड और अ पॉसिबल रेफरेंस टू द पीपल, उसमें पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हों। आपके व्यूअर्स को पता होगा कि नहीं, जस्ट जस्ट टू क्लियर दैट अप हाउ जी। दैट हैपेंड। देखिए, द फर्स्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस mentioned this issue as the issue of Jammu and Kashmir, or the Jammu and Kashmir question, something like that. But the Jammu and Kashmir issue was there. अच्छा, उसमें एक लाइन थी, and for the reference of your viewers, उसमें लिखा था, the future status of the state of Jammu and Kashmir will be decided by a free and fair plebiscite. हम्म This is the line. अच्छा, इसमें फिर ट्रूस एग्रीमेंट आती है ना, पाकिस्तान ने अपनी फौजें निकालनी है, हिंदुस्तान जी। पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फौजें ले जाएगा,
एंड उसको इतना रखेगा जितना लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, बट ये एक थियोरेटिकल बहस हम कर रहे हैं। तो देयर वाज दिस फॉरेन मिनिस्टर खान जफरुल्लाह खान हम्म हम्म पाकिस्तान से, हम्म जिन्होंने जनरल जो उस वक्त जनरल मकनॉटी थे कि मकमोहन थे, जनरल मकमोहन आई गेस, ही वाज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स प्रेसिडेंट। हम्म उन्होंने उनको एक लेटर लिखा था और ये पूछा था वेदर द वर्ड्स द फ्यूचर स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, whether these words could mean an independent Jammu and Kashmir। हम्म और उधर से ये जवाब आया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट से कि अगर मेजॉरिटी ये डिसाइड करेगी तो इन थ्योरी दैट वुड बी पॉसिबल। ओके अच्छा, फिर जफरुल्लाह खान साहब ने एक अमेंडमेंट पेश की, और हम्म अमेंडमेंट ये पेश की टू रिप्लेस द वर्ड्स द फ्यूचर स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द फॉलोइंग: द क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर accession to India or Pakistan will हम्म be decided by a free and fair plebiscite. India did not object because it did take one option out, and India already believed that independent Kashmir is not an option because महाराजा ने लीगली एक्सीड किया है, जी तो इंडिया हैड नो रीजन नॉट टू ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद ये रेजोल्यूशन चेंज हुई है इनटू द इंडो पाक क्वेश्चन। इट इज रिफर्ड इन द यूएन एज द इंडो पाक क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ द JNK क्वेश्चन। तो कहने का मतलब यह है कि 47 से ही, और ये फिर 48 49 की बात है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्राइड टू टू टेक आउट any options which would dilute the chances of Jammu and Kashmir acceding to Pakistan। अब ये प्लेबिसट इसलिए इररेलेवेंट है कि 80 साल गुजर गए हैं। आप देखें, वहां पर पंजाबी और पठान बसते हैं, यहां पर कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, बहुत से जी लोग मुख्तलिफ जगहों पर चले गए, कहीं और रहने चले गए। तो अब वो कितना रेलेवेंट है, एनीबॉडीज गेस। जी उसके बाद एक और चीज ये है कि अगेन, when people talk, when people talk with sympathy or empathy, Kashmiri, whether this side or that side, towards पाकिस्तान, के पाकिस्तान हमारा बेनिफैक्टर है, बड़ा भाई है, उनको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने कोई भी ऑप्शन अगर कश्मीर की थी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान took that out from the international level। Second, Pakistan has treated all those areas under its occupation हम्म as colonies। Pakistan gifted part of Jammu and Kashmir to China, which is the Shaksam Valley, in order to get the Karakoram highway built। अच्छा, और उसके बाद एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, जब पाकिस्तान के 93 या 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास थे, तो पाकिस्तान एट दैट मोमेंट वेरी कन्वीनियंटली एग्रीड एंड साइंड एन एग्रीमेंट दैट दिस इशू इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वेनेवर पाकिस्तान नीडेड इट हैज यूज द कश्मीर इशू, और इन्होंने कश्मीरियों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। तो क्योंकि जो आपका देखें, इन 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 द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ओनली लीगल टाइटल ओनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इंडिया। हम्म और ये बाकी जो कुछ भी है, आप उसको इन टर्मिनोलॉजी में मतलब एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर कह लें या आज़ाद कश्मीर कह लें, द बेसिक रियलिटी रिमेन्स, इट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई सेड दैट लेटली एज वेल। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन होते थे, अब्दुल गनी लोन साहब, जी and when he visited Pakistan, he actually said this in a public gathering। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम कश्मीरियों को कम से कम आज़ादी मांगने की आज़ादी है, यहाँ हम्म आज़ाद कश्मीर में तो कश्मीरियों को आज़ादी मांगने की भी आज़ादी नहीं है। सो हम्म दैट दैट इज अ वेरी, इन वन लाइन, मेक्स इट वेरी क्लियर। तो ये जो अब्दुल गनी लोन साहब के विचार थे और आप भी इससे एग्री करते हैं, ये हैज इट नॉट पर्कुलेटेड डाउन सोसाइटी में इन इन जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि कई बार वहाँ बहुत रैडिकल बातें होती हैं, स्टिल वो एक इंडिपेंडेंस की कभी कभी सेक्शंस की बातें आती है। तो ये जो जो डिफरेंस है, मतलब जो इंडियन साइड है टुवर्ड्स द पाकिस्तानी साइड, क्या ये लोगों में अभी भी बहुत कायदे से जिसको कहा बैठा नहीं है? देखें, चेंजेस तो आई हैं, चेंजेस हम्म तो आई हैं।
बट मेरा हमेशा से मतलब एक एक शिकायत हमेशा से रही, ये रही है कि हम जो हैं, जो इंडियंस यहाँ पर है, हम्म। हम हमेशा एक 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 रिएक्शनरी मोड में रहते हैं। हम्म। हम एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। हम्म। हम अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं करते हैं। मुझे ये कभी समझ नहीं आई, व्हेन हम्म। इंडिया इज द लीगल टाइटल ओनर इन कश्मीर, इंडिया ने कभी अपना नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड यहां पर किया? जब पाकिस्तान कुछ कहता है तो हम उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने वाइल बीइंग इमेजिन, पाकिस्तान ने दो तीन चीजें की वाइल इट्स एन अग्रेसर इन हम्म। 47। इट मेड, मतलब ठीक है, उसमें जियो पॉलिटिक्स एंड द ग्रेट गेम एंड कम्युनिज्म, कोल्ड वॉर, ये सारा कुछ मैटर करता है, बट इट इट हाइफनेटेड इट सेल्फ विद इंडिया, हम्म। अ लीगल टाइटल ओनर एंड एन अग्रेसर। जी। दुनिया की नजरों में उसने अपने आप को हाइफनेट कर दिया, नहीं जी हम दोनों का क्लेम है। उसके बाद यहाँ कश्मीरी लोगों को उसने एक हद तक ये मतलब यकीन दिहाई की कि पाकिस्तान इज, कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। हम्म। उस पे भी हमने काउंटर नैरेटिव पेश किए। फ्रॉम 47 अंटिल टुडे वी हैवंट कम अप विद अ नैरेटिव। नैरेटिव ये कि जी अ, यहाँ पर वो चीजें नहीं होती हैं कि हम्म। ये जो 47 में जो हुआ, उसमें ये अटैक हुआ। कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ कश्मीर में रेडर्स ऑफ कश्मीर पढ़ी है? मैं ये समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए रेडर्स ऑफ कश्मीर को छाप के कश्मीर के हर घर में वो किताब पहुंचानी। वो रेडर्स ऑफ कश्मीर जनरल अकबर खान ने लिखी है, हु हम्म। वाज द हु वाज इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल इन्वेजन हियर। और उसने साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से उसमें रेप हुए, ये सब। अच्छा, वो कितने लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है? इसी हम्म। तरह हमने हमने अपना कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। हमने ये नहीं बताया कि उसके बाद कश्मीर में किस तरीके से ये टेररिज्म स्टार्ट हुआ। हमने क्या किया, एंड दैट इज व्हाट आई फाइंड वेरी रॉन्ग। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान एक्सपोर्टेड टेररिज्म टू टू कश्मीर, टू इंडिया, एंड इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ नैरेटिव ऑफ आवर ओन, हम लोगों ने उस टेररिज्म को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर दिया, या उन टेररिस्ट्स को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर दिया। हमने कोशिश किया कि चलो इन्हीं को पकड़ के हम मेन स्ट्रीम कर लेते हैं, इस मामले को हल कर लेंगे। आज वो पॉलिसी फेल हो गई है, बिकॉज हमने कोई नैरेटिव पेश नहीं किया। अब कितने लोग हैं बांग्लादेश के बारे में, हम्म। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, बहुत से लोग हैं जो वो नैरेटिव, हमने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें 3 लाख, मतलब देखिए, अंटिल बांग्लादेश बना ये पाकिस्तान के अपने ही लोग थे। जी। तो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में 3 लाख औरतों का रेप किया है। ये नैरेटिव्स हमने कभी बिल्ड नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि देखें, थोड़ी बहुत एक एक इमोशनलिज्म, मे बी अ बिट ऑफ रिलीजन इनटू इट, हम्म। ये सारी चीजें मैटर करती हैं लोगों की जहनी लॉयल्टीज हम्म। को डिटरमिन करने के लिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है ये जो क्विक फिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बजाय एक लॉन्ग, आज नई जनरेशन यहाँ पर है। अच्छा, वो नई जनरेशन वो है जिसने मिलिटेंसी का दौर उस तरीके से नहीं देखा जैसे आपने या हमने देखा है। जी। वो 2000 के बाद पैदा हुई है। और वो इंडिया की जो डेवलपमेंट है, इंडिया की जो ग्रोथ है, उसमें शामिल होना चाहती है। लेकिन वो स्टक है बिटवीन पीपल लाइक यू एंड मी, और पीपल लाइक आवर फादर्स एंड मदर्स, जो एक अलग जनरेशन में पैदा हुए, उन्होंने एक अलग चीज देखी। इन बच्चों के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको, ये काउंटर नैरेटिव छोड़ देंगे। और उसके लिए आई थिंक पीपल नीड टू बी एजुकेटेड कि अभी उस तरफ क्या हालात हैं, चीन में क्या देखें। अगेन आई अंडरस्टैंड इट, बट क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बट हम लोग जो हैं, हम कश्मीरी जो है, हम कश्मीरियों में से बहुत से ऐसे लोग हैं, या हिंदुस्तान, मतलब बाकी हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो फलस्तीन के लिए रोते हैं। हम्म। और बिल्कुल सही रोते हैं, फलस्तीन में एक ह्यूमन इश्यू है, मुसलमान लोग भी हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं।
बट यूगर मुसलमान भी है ना, बट हम्म। हमें यूगर मुसलमानों के बारे में पता नहीं है क्योंकि जी। हमें कोई बताता नहीं। इसी तरह जो जो पाकिस्तान में, मैं पिछले दिनों कहीं कह रहा था, व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड 14% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदू। हम्म। टुडे इट्स लेस देन 2%। हम्म। अच्छा, शिया सुन्नी फसाद जो वहां पर है। तो ये जो मुसलमान और ये इस्लाम का ये जो एक ऑरा क्रिएट किया गया है अबाउट पाकिस्तान, दैट इज समथिंग वी नीड टू ब्रेक, बिकॉज द पाकिस्तानीज ऑल्सो डोंट टॉक अबाउट द यूगर्स। हम्म। बट फलस्तीन के लिए वो ये कहते हैं कि अगर हमें रास्ता दिया जाए तो हम वहां जिहाद करेंगे। जी। जी। जुनेद जी, अभी आपने बात की सिंकियांग में उइगुर मुसलमान का जो इनकार्सरेशन है जिसको कहा जाए, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कहा जाता है, करीब 1 मिलियन, अराउंड 10 लाख वहाँ उइगुर मुस्लिम्स को बंदी रखा गया और बड़ी बुरी कंडीशंस है जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। आज ही की तारीख में पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काफी प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है गाजा में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है अमेरिकन प्लान को लेकर के। मैंने आज तक कभी भी सिंकियांग या उइगुर मुस्लिम्स को लेकर के कभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का जो फंडामेंटल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी इनके बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना है। ऐसी हिपोक्रेसी क्यों? देखें, ये इंटरेस्ट की बात है। तो ये तो तालिबान जो है, जो जी। आज मतलब जिसको हिंदुस्तान भी आज जिसको प्रोटोकॉल दे रहा है, विच टू माय माइंड डजंट सूट the norms and values which we in India uphold. But again, that's realpolitik, and जी। that's part of it. But देखिए, यूगर का मसला ये है कि चाइना फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हैज बीन अ बिग इन्वेस्टर इन पाकिस्तान। अब उस वो इन्वेस्टमेंट कितनी सच में इन्वेस्टमेंट है, कितनी लोन्स है, हम्म। वो आप श्रीलंका और अफ्रीकन मुल्कों को देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जी। तो चाइना बेसिकली वर्चुअली कीप्स पाकिस्तान अफ्लोट इकोनॉमिकली, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो डिप्लोमेटिकली। आपको याद होगा जब मसूद अजहर को इंडिया बहुत टाइम से यूएन सैंक्शन लिस्ट पे डालना चाहता था, तो चाइना वाज द वन ब्लॉकिंग इट। चाइना, और ये बहुत टाइम तक चला ना कि रशिया वाज इंडियाज वीटो पावर एंड चाइना वाज पाकिस्तान। हम्म। सो यूगर मुसलमानों के बारे में बोलना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसमें हिपोक्रेसी इसलिए है कि पाकिस्तान एक तरफ से ये कहता है कि हम इस्लाम का किला है, हम्म। और हम मुसलमान, मतलब फिर हमारे मतलब फिर कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बोलने का क्या जरूरत है? मतलब हमें अपनी जगह रहने दें। जी। आपने हमारा ठेका तो लिया नहीं है। हम्म। तो यूगर के बारे में इसीलिए नहीं बोलेंगे, बट फलस्तीन जो कहीं ज्यादा दूर है, हम्म। उसके बारे में वो जरूर बोलेंगे। तो या कश्मीर के बारे में उनको हमेशा कोई ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है। वरना जो यूगर्स के साथ हो रहा है और सिस्टमेटिकली हो रहा है, जी। वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसके जिसके बारे में मैं ये कहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बट पाकिस्तान की हिपोक्रेसी ज्यादा इसलिए क्योंकि मुस्लिम है, और वो मतलब बाकी जगहों पर ये प्रोपगेट करता है कि हम सेल्फ स्टाइल्ड प्रोटेक्टर हैं ऑफ ऑल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। बट इवन अदर कंट्रीज इन 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 मतलब दुनिया में जो जिन्होंने इस इशू को बहुत, ये इट्स अ वेरी अंडर शैडोड इशू जी। बिकॉज ऑफ चाइना बीइंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वरना यूरोप के मुल्क भी इसके बारे में उतनी बात नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। अमेरिका भी नहीं करता, इंडिया भी नहीं करता है, जी। because China is a big economic power. But at some point of time, आपको याद होगा कि तिब्बत का इशू बहुत हाईलाइट हुआ था, जी। फिर बैठ गया। तो at some point of time, I really think we, as as the democratic countries in the world, secular countries in the world, अगर मुसलमान कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी तो एक फर्ज बनता है एज 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 ह्यूमन बीइंग्स कि हम इस पे बात करें और इस बात को मतलब दुनिया के सामने लाएं। बिल्कुल। मैं आपको वापस ले आऊंगा कश्मीर, और जो आपने शुरुआत में बात की गिलगिट बाल्टिस्तान की, इसका नाम बहुत दिन तक नॉर्दर्न टेरिटरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते थे। और आज की तारीख में बड़ा एक शैडोई सा, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं आती है।
पहले शक्सकाम वैली इधर से ही काट के दी गई चाइना को 63 में। आज की तारीख में वहां से एक सीपेक गुजर रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विथ, वही आयरॉनिकली सिंकियांग को कनेक्ट कर रहा है ग्वादर से। और एक हम्म। ये चाइनीज यहाँ जाते हैं जनरली ये टेरिटरी को लेके काफी पॉजिटिव होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अपना अपना पैसा होता है, इन्हीं का प्रॉफिट भी होता है। इसको लेकर के मैंने कभी सुना नहीं कि लोग सेंसिटिव हों, जबकि यहाँ कश्मीर में छोटी छोटी बातों पे हमें लगता था कि एक एक बवाल सा खड़ा हो जाता था, पर गिलगित बाल्टिस्तान में इतना कुछ हो रहा है पर इसकी जानकारी नहीं आती है। तो एक्चुअली दोनों चीजों देखिए पे मैं आपके विचार चाहूंगा, एक तो इसकी लीगल स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पाकिस्तान में, और दूसरी ये सन्नाटा क्यों है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली गिलगित बल्तिस्तान इज इन अ लिम्बो। गिलगित बल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली ना ही पाकिस्तान का पार्ट है, बट वो थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट्स या ऑर्डर्स रूल किया जाता है फ्रॉम इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 257 ये कहता है कि the the relationship between Jammu and Kashmir and the state of Pakistan will be decided when the state of Jammu and Kashmir decides to agree to Pakistan, accede to Pakistan। अच्छा, हम्म। इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड when, so not if। सो हम्म। क्योंकि दो ऑप्शंस है ना, यू कैन हम्म। एक्सीड, तो द वर्ड व्हेन, तो जब कश्मीर के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सीड करते हैं, तब वो रिलेशनशिप डिफाइन होगी। बट हम्म। वो रिलेशन 49 में ही डिफाइन होगी कराची एग्रीमेंट के बाद, और फिर डिफरेंट ऑर्डर्स एंड डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू, हम्म। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान रूल होता है। हम्म। तो इसमें एक और चीज है, वो यूगर की इशू इससे भी इसलिए रिलेटेड है बिकॉज इट इट कनेक्ट्स विद गिलगित बल्तिस्तान। हम्म। तो गिलगित बल्तिस्तान का इशू ये है कि रिसेंटली, सबसे पहले तो इसको उसी उसी वक्त 49 में इसको डिवाइड कर दिया गया, और इसको बहुत टाइम तक, आई थिंक अंटिल 2012 और 13, इसको नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी कोई, इट्स इट्स इन अ लिम्बो, इट्स नॉट पार्ट, बट इट्स रूल्ड बाय बाय पाकिस्तान। तो यहां तक कि पाकिस्तान का जो, देखें पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, हम्म। उसने ये कहा है कि, क्योंकि एक एक ऑर्डर डिसाइड हुआ था, वो उसने ये कहा था कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द रिलेशनशिप विल बी डिसाइडेड व्हेन हम्म। दिस। फिर वो ऑर्डर्स पास होते हैं और फिर चलाया जाता है। तो जहां तक सीपैक की बात है, वो इशू इसलिए है, देखें, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम्म। लेट्स नॉट टेक, फॉर द sake of argument, let's take Pakistan's perspective on Jammu and Kashmir and not India's. हम्म। So, from India's perspective, it is that Jammu and Kashmir, the whole of Jammu and Kashmir, belongs to India, हम्म। which legally is correct because the Maharaja who acceded to India acceded the whole state। हम्म। ये तो इसकी डिवीजन इसलिए हुई क्योंकि यूएन चले गए, बीच में सीज फायर होगी, और फिर इस पे जी। बात चलती रही। बट पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। लेट्स टेक दैट। हम्म। तो व्हेन इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया, when you invite a third country, a हम्म। third country to invest in that disputed area, numbers which have been quoted, मतलब 60 billion, 65 billion, जी। 100 billion, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम्म। आप एक डिस्प्यूटेड एरिया में जो दो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट है, वहां पर आप एक थर्ड कंट्री को स्टेक होल्डर बना रहे हैं। हम्म। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान के ही इश्यू, पाकिस्तान के ही पर्सपेक्टिव को आगे ले चलते हैं। ये डिस्प्यूटेड है, चाइना यहां 100 बिलियन इन्वेस्ट करता है। अब हाइपोथेटिकली 50 साल के बाद कश्मीर का कोई, इंडिया और पाकिस्तान कोई बातचीत करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का भी कोई हल निकलता है, हम्म। तो उस वक्त तो चाइना ये कहेगा कि इसमें मेरा स्टेक है, जो जी। 100 बिलियन था 50 साल पहले और आज 50 ट्रिलियन है, तो हम्म। मुझे क्या दोगे। सो ये इस इशू को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हम्म। कोई फायदा इस सी पैक से आया नहीं है।
उसकी वजह ये, जिस तरह आपने सही कहा, देखें ये सारे जो सी पैक के जो फाइनेंसिंग एंटिटीज हैं, ये सारे आइदर पार्टली ओन्ड और फुली ओन्ड गवर्नमेंट बैंक्स है. सो बेसिकली व्हाट चाइना इज डूइंग, इट इज टेकिंग मनी फ्रॉम दिस पॉकेट एंड पुटिंग इट इन दिस पॉकेट. चाइना इसको फंड करता है, चाइनीज बैंक्स के थ्रू इसको फंडिंग होती है. उसके बाद ये होता है कि जो कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एससीओज हैं, ये सारे चाइनीज होते हैं. हम्म। और ये चाइनीज लोग ही वहां पर जाके काम करते हैं, जी। वही पैसा कमाते हैं, वही पैसा लोन करते हैं. बेसिक इशू ये है कि ये पाकिस्तान को, इट इज अ डेट ट्रैप, जो दुनिया कहती भी है. जी। आपने श्रीलंका का इशू भी देख लिया. ये पाकिस्तान को एक एक डेट में डाल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को, हम्म। बाय चाइनीज नॉट इन्वेस्टमेंट बट बाय चाइनीज लोन्स. इस पे तो मुख्तलिफ इदारों ने बहुत तवील रिपोर्ट्स भी लिखी हैं कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. हाँ, ये जरूर है कि एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स थे सी हम्म। पैक की शुरुआत में, जिससे पाकिस्तानियों को भी लगा नहीं भाई इससे हमारा कोई फायदा होगा. राइट। बट नाउ वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट. हम्म। आपने ये देखा होगा, इवन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग, nobody talks about the CPAC anymore. It is on the back burner today. तो और ये सीपैक की जो शुरुआत है ना, जो आपने अभी जिक्र किया, ये 1963 की जो बॉर्डर एग्रीमेंट थी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, बेसिकली वहां से ये दरवाजा खुला है. जी। जब आपने शाखसाम वैली दी कराकोरम हाईवे बनाने के लिए, और फिर अब आपने ये ग्वादर तक, ये शिंगजांग से आपने ये सोचा कि हम बनाएंगे, इसमें फिर बहुत सी बहस ये भी उठी कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा बलोचिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा, बिकॉज ग्वादर इज इन बलोचिस्तान. आपने देखा कि बहुत लोग, मतलब बलोचिस्तान में तो एक फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी चल रही है जी। अगेंस्ट चाइनीज इंटरफेरेंस, और ग्वादर में भी बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं. बट nevertheless, while just taking Pakistan's perspective for a moment, while the Baloch people think that even Balochistan is disputed and they don't want to live with Pakistan, let's go with the Pakistani perspective that Balochistan is part and parcel of Pakistan. So हम्म। वहां के आपके अपने लोग उसके खिलाफ हैं, तो जो एक एक थर्ड एंटिटी है जम्मू एंड कश्मीर, विच अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इटसेल्फ इज डिस्प्यूटेड. आप हम्म। वहां पर कैसे चाइना को इनवाइट करके तो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जी। जिससे आप चाइना को एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बना देते हैं. जी। तो ये चीज, मतलब इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और ये बेसिकली पाकिस्तान इज अगेन थ्रोइंग दी कश्मीरीज और द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द बस फॉर इट्स फॉर इट्स फाइनेंशियल गेन्स एट द मोमेंट. और आज आप ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, नाउ आसिम मुनीर साहब एंड शहबाज शरीफ साहब आर frequently visiting Washington as well. So this game is being played by the Pakistanis, and it has been played for over decades. वी हैव सीन द सेम प्लेबुक. आप 71 को थोड़ा याद कीजिए कि एक सरकार थी जो चुनी जाती है शेख मुजीबुर की, जिसको गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है. और भुट्टो साहब हैं जो कि गवर्नमेंट, मतलब वो सरकार नहीं बना सकते हैं, उनको किसी तरह देना है. एक उस समय भी डिक्टेटर था, एक आज भी डिक्टेटर कहने को तो मुनीर ही है. और तब भी हम्म. एक अनपॉपुलर पॉपुलर गवर्नमेंट थी, आज भी एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है. उस समय भी इंसर्जेंसी भड़क रही थी बांग्लादेश में. आज की तारीख में अगर देखिए तो पीओके में तो खैर अभी लेवल बहुत छोटा है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है. इन दोनों की सिमिलैरिटीज मुझे बहुत नजर आ रही हैं. क्या आप भी इसको इस तरह से कुछ देख रहे हैं कि, और एम आई हाँ, जस्ट थिंकिंग टू देखिए, मच? नहीं नहीं, इट इज, ये जो नया टर्म निकला ना, हाइब्रिड गवर्नमेंट, ये होगा अभी का टर्म. बट दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द हम्म। ऑनसेट ऑफ पाकिस्तान. जुल्फिकार अली भट्टू बहुत पॉपुलर लीडर जरूर थे, हम्म। बट जुल्फिकार अली भट्टू could not operate without the blessings of the Pakistani army. हम्म। And at some point of time, जब जुल्फिकार अली भट्टू, when he became too big for his shoes, then he was put in jail, he was hanged. And the same thing is happening with इमरान खान. इमरान हम्म। खान भी एक 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 पॉपुलर लीडर जी। हैं, प्राइम मिनिस्टर थे,
बट इमरान खान कभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ले सकते थे अगर आर्मी उनको सपोर्ट ना करती. बट देन व्हेन इमरान खान बिकेम टू बिग फॉर हिज शूज, then he was put in jail. हम्म And this has happened over the course. If you remember the 90s, I think, this changing of government between Nawaz Sharif and Benazir Bhutto happened, 5 or 6 times. हम्म. तो ये तो हमेशा से रहा है. बिकॉज द इशू इज कि जो भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसके एम्बेडेड इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान में इतने हैं कि एक वक्त आता है कि सिविल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑपरेट अनलेस इट टेक्स द मिलिट्री टू टास्क. एंड दैट इज वन थिंग विच द मिलिट्री डज नॉट अलाउ. बिकॉज No. जिस तरह के आपको पता है पाकिस्तान में, मतलब चीनी से लेके आटे तक मिलिट्री बनाती है. हम्म तो ये देखें, कभी कभी मैं ये भी समझता हूं कि जो पाकिस्तानी लोगों पे ये इल्जाम है कि वो उठते नहीं हैं, हालांकि बहुत सी ऐसी 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 चीजें हुई हैं जिसमें पाकिस्तानी बहुत लोग हैं जो ये इस थियोक्रेसी से तंग आ गया है. लेकिन बात यह है कि वो मिलिट्री, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 70-80 साल से उस मिलिट्री ने इतने पैर जमा लिए हैं अपने वहां पर कि वो एकदम से डिस्कार्ड करना उन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है. जी बहुत से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिलिट्री रन है, बहुत से अच्छे स्कूल्स मिलिट्री रन है. जैसे मैंने आपको कहा, मतलब आटा, बिजली, पानी, many things are run by the military. That हम्म country is run by the military. तो ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट सिस्टम है, ये तो बहुत बहुत टाइम से वहां पर था. और जिस तरह आपने कहा, शेख मुजीबुर रहमान, अगर उस वक्त जो उनका मैंडेट था वो उनको मिल जाता, बट टू माय माइंड वो उस इशू को थोड़ा सा डिले कर देता. बिकॉज जी देखें, while that was the trigger, the basic trigger of Pakistan and East and West Pakistan, बेसिक ट्रिगर उसका ये था कि इट वाज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हम्म of East Pakistan by West Pakistan in जी terms of resources, politics, jobs. They looked at East Pakistanis as inferior. आप अगर शहाबनामा पढ़ेंगे कुदरतुल्लाह शहाब का, उसमें वो बहुत क्लियरली ये बताते हैं कि किस तरीके से रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ हुई. एंड एट द एंड ऑफ द डे, मौलाना अबुल कलाम आजाद was proven right कि ये 25 साल भी नहीं चलेगा, और 24 साल के अंदर अंदर वो टूट गया. और उससे एक और चीज बहुत अच्छी ये साबित होती है हमारे लिए, मतलब चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, कि रिलीजन नेशन स्टेट के लिए बाइंडिंग फोर्स नहीं है. जी नेशन स्टेट के लिए दो, मतलब एक ही रिलीजन होना, वो नेशन स्टेट की डेफिनेशन नहीं है. और दैट इज वेरी क्लियर टू अस बाय पाकिस्तान. डिफरेंट रिलीजन, जैसे इंडिया है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, बट एक नेशन स्टेट है, डिफरेंट कल्चर्स हैं. बिकॉज द थॉट ऑफ अ नेशन स्टेट विच इज नॉट वेरी ओल्ड, मतलब नेशन हम्म स्टेट्स आर व्हाट 150-200 years old, जी maybe even less. ये थॉट इज बियॉन्ड द थॉट ऑफ एंशंट, रोमन एम्पायर्स एंड ऑटोमन हम्म एम्पायर्स के रिलीजन बाइंड करता है. जी. तो इट इज वेरी क्लियर कि ये आज भी वहां पर चल रहा है इन अ डिफरेंट फॉर्म. ये जो आपने बात कही जुनेद जी, ये रेशियल सुपीरियोरिटी ये जो फील करते हैं, अभी 2 दिन पहले मेरे एम्बेसडर विवेक काटजू से चर्चा हो रही थी अफगानिस्तान को लेकर के. तो उनकी जो अफगानिस्तान में टेन्योर था, बहुत क्लियरली कहते हैं कि जो अफगान रिफ्यूजी थे जो वापस आए थे, उनका बहुत बिटर एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में. जो ऑब्वियसली जिन्होंने हथियार उठा लिए वो तो एक अलग ब्रीड थी, पर जो नहीं उठाए वो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब समहाउ एक इनब्रेड हो गया है उनके अंदर में कि वो सबसे सुपीरियर हैं, कहीं अरब से हैं, कहीं टर्किश हैं. वो बदलते रहते हैं, अपनी जो हिस्ट्री है वो बदलते रहते हैं. हाँ, खैर, वो एक बात आपने और उसमें कही. उसमें ये है कि द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू पंजाब. जी तो जाहिर सी बात है, उसमें बलोच का भी यही इशू है, पश्तूनों का यही जी. इशू है, जो पाकिस्तान में पश्तून रहते हैं, सिंधियों का यही इशू है. तो ये इशू सबका है, बिकॉज इट्स ऑल सिचुएटेड अराउंड पंजाब. आपने एक बात थोड़ी देर पहले कही, थ्रोइंग कश्मीरीज अंडर दी बस. इससे मैं हम्म. लास्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा. टेररिज्म जो कश्मीर में एक एक उसका ओरिजिन था, जनरल हम्म. परसेप्शन ये है, जनरल डिस्कशन ये भी है कि 1987 में एक इलेक्शन होता है जो
एज पर ऑल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स वाज नॉट फ्री एंड फेयर, और कहीं ना कहीं बायस थी, रिगिंग थी। और टेररिज्म का जेनेसिस वो 87 का इलेक्शन है। मुझे याद है जुनेद जी, 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, एंड आई वाज वेरी यंग। सो वी वर वाचिंग दिस फर्स्ट ओडीआई इन श्रीनगर, और बहुत इंडिया एंटी इंडिया, एक हॉस्टिलिटी बहुत क्लियर थी क्राउड के बीच में, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो बहुत छोटे थे, टेररिज्म और शब्द तो उस समय टर्मिनोलॉजी में आया ही नहीं था दुनिया की। सो इस 87 दी वाटरशेड, या टेररिज्म पहले से था और 87 में इट इट केम आउट इनटू द ओपन? व्हाट वाज द एक्चुअल स्टेटस? देखिए 87 में जो रिग्ड इलेक्शन हुए, विच बाय ऑल अकाउंट्स आर टुडे, एवरीवन एग्रीज इट वाज जी। इट वाज अनफेयर, बट वो नहीं था। देखें, टू थिंग्स, वन इज द अफगान सोवियत जिहाद। सो हम्म। 79 में आपका अफगान सोवियत जिहाद स्टार्ट होता है, अंटिल द लेट 80s। आप आपके पास यू हैव अ मेल्टिंग पॉट ऑफ जिहादीज नेक्स्ट डोर, और पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में वगैरह, और अब आपने सोवियट्स 89 में निकाल दिए, सो दे नीड अ न्यू प्लेटफॉर्म टू फाइट। अगर अफगान जिहाद ना होता, कश्मीर में टेररिज्म उस तरीके से लेट 80s में नहीं आता। दैट्स ऑल्सो वन वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज, जहां तक आप 87 की बात करते हैं, नो, दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज 83 में श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हम्म। बम फेंका गया था यहां पर, श्रीनगर में, एंड एट दैट टाइम इट वाज डन अंडर द बैनर ऑफ द JKLF। हम्म। सो देयर वर अ फ्यू पीपल हु डिड दैट। उसके बाद 82 में, नहीं, जिस तरह मैंने आपको एक 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 रिसाला निकलता था, एक POK में, जिहाद कश्मीर के नाम से। और मौलाना बारी थे, मौलाना बारी साहब जो थे, वो जमात इस्लामी POK के अमीर थे। उन्होंने उसमें बहुत क्लियरली 82 में ये लिखा था कि वो किस तरीके से जियाउल हक साहब से मिले, और उनको ये कहा कि हमें कश्मीर में जिहाद स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर ये हुआ 84 में। देखें, JKLF यहां एस्टेब्लिश नहीं हुई, JKLF बर्मिंघम में एस्टेब्लिश हुई। ओके। JKLF वाज एन ऑफशूट ऑफ द प्लेबिसाइड फ्रंट। 77 में JKLF एस्टेब्लिश हुई एज द एट दैट मोमेंट एज द आर्म्ड विंग ऑफ द प्लेबिसाइड फ्रंट। तो वो वहां पर एस्टेब्लिश हुई 77 में। 82 में बारी साहब ये लिखते हैं या कहते हैं कि वो मिले जमात इस्लामी के अमीर कि हमें जिहाद स्टार्ट करना चाहिए। 83 में यहाँ श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में एक बम ब्लास्ट होता है, ग्रेनेड फेंका जाता है। 84 में बर्मिंघम में इंडियन कॉन्सुलेट में इंडियन डिप्लोमेट मात्रे, हम्म। अंडर द बैनर ऑफ JKLF, वो किडनैप होते हैं, फिर उनका कत्ल किया जाता है। जी। 85 में राजीव गांधी साहब को ऑन हिज ट्रिप टू ब्रिटेन, उनको असैसिनेट करने का प्रोग्राम, एक प्लान बनाया जाता है JKLF के जानिब से। हम्म। 85 में एक फेरी को बिटवीन UK एंड द नेदरलैंड्स को उड़ाने का एक एक प्लान बनाया जाता है। 84 में द JKLF becomes a broker and sells grenades bought from IRA, the Irish Republican Army, to the Khalistanis, Dr. Jagjit Singh Chauhan. चौहान। So, they became a broker in that. तो बात यह है, बिकॉज JKLF was established in the UK, these अच्छा, हाईजैकिंग का एक प्लान बनता है 84 में, हाईजैकिंग करने का। अच्छा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी जहाज पे थे, बट जो दो हाईजैकर थे, दे गॉट स्कैर्ड एंड दे हम्म। जस्ट, मतलब वो जहाज से उतर गए जब जहाज लैंड हो गया। तो ये जो टेररिज्म था, ये पहले से ही प्लान था 84 में। JKLF की लीडरशिप के साथ, आई डोंट नो, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा, द वन हु रोट बियर ट्रैप, जो अफगान जिहाद के ISI के चीफ थे, जनरल रहमान। जनरल रहमान 84 में JKLF के लोगों से मिले इन ऑर्डर टू स्टार्ट हम्म। टेररिज्म बाय बाय अप्रोचिंग देम एंड सेइंग कि हम वैली से लड़के लाएंगे, उनको यहाँ ट्रेनिंग देंगे, और फिर हम वहाँ ये स्टार्ट करेंगे, और जब आप जीतने लगेंगे तो हमारी आर्मी वहां पर आ जाएगी। तो ये प्लान्स पहले से ही थे। 87 की जो इलेक्शंस थे,
उन्होंने यहां पर ये किया कि जो यूथ थी इसको स्पीड अप कर दिया और हम्म। यूथ की डिसइल्यूजनमेंट को एक्सासरबेट कर दिया। बट अगर 87 नहीं होता तो शायद ये टेररिज्म यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 89 या 88 92 में हो जाता। बट जी। होता जरूर, बिकॉज एक तो वो प्लान्स पहले से ही थे, यूरोप में पहले से ही हो रहा था, और तीसरी बात 89 में यू वर लेफ्ट with hundreds of thousands of jihadis on your western border. They needed a new place to fight, because अगर आप वो उनको नहीं देते तो वो जाते कहाँ? Maybe that is the reason we want to keep let them keep fighting there only. And by talking to Taliban, we keep them fighting there only. So बहुत बहुत धन्यवाद जुनेद जी. It has been a very informative session. बहुत कुछ जानने को मिला. जो हम बात तो करते हैं कि हमारा पार्ट है, हमारा अभिन्न अंग है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिल्ड बाल्टिस्तान, बट समहाउ जानकारी का अभाव हमारे पास है इन चीजों का. तो इस जो गैप है इसको आपने बहुत ही लाजवाब तरीके से फिल किया, एंड आई कैन ओनली थैंक यू सो मच फॉर इट. शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया, जुनेद. and I hope we can keep doing this maybe on another topic which is very वी undershadowed. डेफिनेटली डेफिनेटली. थैंक यू जुनेद जी, थैंक यू सो Thank you मच. thank you शुक्रिया.